चलो सुनो यहाँ। अभी स्क्रीन पर आपको एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। और इसका डेफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में लिख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल। यानी अलग अलग ऑर्बिटल जिनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस हो, उनको मिक्स कर एक नए सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाते हैं। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और उस नए ऑर्बिटल्स के सेट को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं अप्लाई होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जहाँ कहीं भी नज़र आते हैं, बायोलॉजी में भी अप्लाई होता है, प्लांट्स में अप्लाई होता है, एनिमल्स में अप्लाई होता है। कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फिर ध्यान में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लिया आप इमेजिन करो एक सिचुएशन कि लंच ब्रेक के बाद में एक टीचर इंटर किए क्लास में, और क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कुछ बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक बच्चे से पूछे कि बताओ जी तुम लंच किए हो? बता यस किए हैं। वैसे पूछे कि बताओ क्या क्या खाए हो, तो लंच में अभी 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 के बारे में बताना कि अभी तुम लंच में क्या क्या खाए हो। तो बच्चा क्या बता रहा है, जो ध्यान से सुना? रोटी, पूड़ी, ब्रेड पकौड़ा, सब्जी, भुंजिया, रायता, ऐसे बता रहा है। अब बताओ तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है? सही भी बोल रहा होगा, सही भी बोल रहा होगा। क्योंकि आप ये फील करते होंगे कि स्कूल में जैसे आप भी, होता क्या है कि जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, आइडेंटिकल नेचर वाले स्टूडेंट एक जगह पे जमे हो जाते हैं, जिनके साथ में फ्रेंड सर्किल वगैरह होता है। तो मान लें कि 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो पांचों बैठते हैं एक जगह पर और सब अपना अपना लंच खोल लेते हैं, ठीक। और सब के यहाँ अलग अलग जगह से आ रहा है, तो सबका अलग अलग डिश होता है। कोई सिर्फ फ्रूट्स लेकर के आया है, कुछ जो ब्रेड्स लेकर के आया है, और उसमें क्या करते हैं कि सब थोड़ा 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 टेस्ट करके देखते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि स्कूल में लंच लेकर के जा रहे हैं और इतने वेराइटीज ऑफ आप जो है फूड लेकर के जा सकते हो। आने वाले समय के बाद में अब ये सब सिर्फ याद में रहेगा। अभी ये जो है वो आप एक ही दिन में इतने वेराइटीज ऑफ डिशेस टेस्ट कर लेते हैं, और कोई डिश आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप घर में जाकर के मम्मी को फरमाइश करते हैं कि हमें ये अच्छा लगा है, अब अगले दिन ये बनाना हमारे लिए। तो वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि वहाँ अलग अलग ऑर्बिटल्स थे, उनको मिक्स कर दिया गया और फिर एक नया सेट बना दिया गया। अब जितने बच्चे हैं सभी वो 5 तरह के अलग अलग डिश टेस्ट किए होंगे, सब अलग अलग टेस्ट किए होंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। पहले क्या होता था कि जब कभी आप पेंट वगैरह खरीदने जाओगे, तो दुकानदार जो है वो पेंट का सेट्स दिखाता था, एक कार्ड जैसा रहता था। और उस कार्ड में जैसे हम लोग जब 6, 7, 8 वगैरह में पढ़ते थे, यानी 87, 88 की बात जब बता रहे हैं, तो उस वक्त में वो सेट्स देता था और उसमें टिक लगा हुआ होता था, 4-5 पेंट में टिक लगा हुआ रहता था। बोलता था कि ये जो टिक लगा हुआ है ना, इसी में से जो चाहिए होगा वो हम तुमको देंगे, ठीक है। ये पूरा जो 30 कलर 40 कलर दिखाई दे रहा है वो नहीं है, ये 5 कलर जिसमें टिक लगा हुआ है वही अवेलेबल है यहाँ पर, और वही तुमको मिलेगा। और बिल्कुल कॉमन कलर होता था, ब्लू मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, सब नहीं मिलेगा। बट आज के डेट में वैरायटी इनफाइनाइट कर सकते हो, इनफाइनाइट कलर अवेलेबल है। आज के डेट में वो शेड्स नहीं, शेड्स का पूरा बुकलेट रहता है। पेंटर के पास में आप जाओगे, वहाँ पेंट शॉप में जाएंगे तो वहाँ दिखाएगा, और आपको स्क्रीन पर बोलेंगे। जैसे अगर मान ली कि ये वॉल का कलर आपको दिख रहा है, आप चाहोगे कि नहीं इसमें हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस है, नाउ इट इज पॉसिबल। वो स्क्रीन पर आपको येलो कलर का परसेंटेज बढ़ाते हुए दिखाएंगे कि देखिए येलो का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, अब देखिए इसका कलर कैसे कैसे चेंज कर रहा है। क्योंकि जितने भी कलर होते हैं वो प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है। आपके यहाँ अगर प्रिंटर होगा, कलर प्रिंटर होगा, तो देखते होंगे कि उसमें जो इंक का बॉटल डालते हैं वो 4-5 ही रहता है, ठीक है। पुराने वाले में होगा तो 3 और एक ब्लैक 4, अभी एक नया वाले में एक और कलर जो है वो ऐड कर दिया है। तो 4-5 कलर ही मिल करके अलग अलग परसेंटेज में इनफाइनाइट कलर का फॉर्मेशन कर लेता है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन है। यानी कि अलग अलग कलर को मिलाकर, एक रेड का 1 लीटर डब्बा है, दूसरा व्हाइट का 1 लीटर डब्बा है, दोनों को मिला दिए। अब जैसे ही मिक्स करोगे तो अब ये ना तो रेड रहा और ना ही व्हाइट रहा, अब ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये हाइब्रिड कलर आएगा।
लेकिन बताओ तो रेड का 1 लीटर मिलाए हैं और व्हाइट का 1 लीटर मिलाए हैं, तो अब ये जो हाइब्रिड कलर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर। यानी कि जितने आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किए हैं उतने ही बनेंगे। वही बात यहां पर भी है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। यहां देखो स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहां देखो s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल मिले तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp। और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं? 2। तो अब 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। 1 लीटर रेड मिलाए हैं, 1 लीटर व्हाइट मिलाए हैं। अब ये जो कलर पिंक हो गया, अब इस पिंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। अगर 2 लीटर रेड मिलाते, 1 लीटर व्हाइट मिलाते, तो अब ये कितना हो जाता? 3 लीटर। तो हाइब्रिड कलर 3 लीटर्स का होता। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल 2 था, इसलिए यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बना। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितना आ गया? 3 हो गया। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और p के कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो टोटल जोड़ो तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर 4, और इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp3। s का 1 और p का 3। इसी तरीके से यह हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये इनका शेप है। इसको लिखो, फिर बताते हैं, यूज करेंगे हम। उसके बाद फिर कॉपी करना। आप बता सकते हो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए, x y z, ये s ऑर्बिटल हुआ। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल। x y और ये z x एक्सिस पर है, इसलिए इसको हम लोग px कहेंगे। py का भी डंबल ही होगा और pz का भी डंबल ही होगा। d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। अब जब हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं तो जैसे ही कंबाइन करता है तो दोनों का प्रॉपर्टी जाता है। रेड को अगर व्हाइट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो अब जो कलर बनेगा उसमें रेड का भी प्रॉपर्टीज होगा और व्हाइट का भी प्रॉपर्टीज होगा। उसी तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इनके कॉम्बिनेशन से जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनमें दोनों का प्रॉपर्टी जाएगा, यानी कि डंबल भी आएगा और स्फेरिकल भी आएगा। यानी ये कुछ इस तरीके से दिखे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप हुआ। यहां देख रहे हो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो यह स्फेरिकल जैसा अपीयरेंस दिख रहा है, और यहां पर ये डंबल है तो इसमें डंबल का भी शेप दिख रहा है। यानी ये ज्योमेट्री किसका आ गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बाकी का कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी के अनुसार से, जैसे अगर हमें sp का बनाना है, sp के केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2। और 2 के केस में शेप कैसा हम लोग पढ़े? लीनियर। ऐसे करोगे आप, पहले लीनियर ड्रॉ कर लो और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना है। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गया और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये किसके लिए हो गया? लीनियर के लिए। उसी तरह से sp2, बताओ sp2 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3, और शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर। तो पहले आप ट्राइगोनल प्लैनर कर लो, डॉट डॉट डॉट, ये ट्राइगोनल प्लैनर ये हो गया। अब इस पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। ये देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बन गया ट्राइगोनल प्लैनर। अब आते हैं हम लोग sp3 में। बताओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा ज्योमेट्री आएगा? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वेस्पर थ्योरी के अनुसार से, यानी कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़े हैं बस वही है। यही होता था ना टेट्राहेड्रल। अब इस पे डंबल, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप बना दो। एक यहां आ गया, दूसरा
तीसरा, और यहाँ ये चौथा। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये डॉट 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 लाइन ये बता रहा है कि टेट्राहेड्रल जैसा ही है, अदरवाइज बाकी आपको जो लगेगा कि फूल जैसा बना हुआ है, स्टेप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि किस तरीके से होता। फिर sp3d, बताओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5। शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल बनाते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यही था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दो, 1 2 3 4 और यहाँ 5। बताओ ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा आपसे? वो ओवरलैप करेगा ही, ठीक है, ओवरलैप करेगा ही एक दूसरे के साथ में। sp3d2 कितना आ जाएगा? 6। ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनाते थे हम लोग, 4 पोजीशन यहाँ और 2 पोजीशन यहाँ। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 3 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल दिया CH4, फर्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे, आप पेशेंस रखोगे, सेकंड में फिर आपको आइडिया लगेगा कि अब क्या करने वाले हैं, थर्ड आप सब लोगों से बन जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहना है। CH4, आप बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही हाइब्रिडाइजेशन में, वही कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम का पहले कन्फिग्रेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s1, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है 1s1, इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और इसमें नंबर कितना है? 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर टोटल भी लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन कार्बन से डिमांड करेगा कि हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वह कार्बन के साथ तभी बॉन्ड बना पाएगा जब कार्बन भी उसको अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखते हैं कार्बन का स्थिति क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 और 2p2। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, हीलियम यहाँ 2s और इस जगह पर 2p, ये 2s2 और यहाँ आ गया 2p2, 1 2 और यहाँ 1। बताओ अभी कार्बन के पास में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और चाहिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो सोचो तो कि क्या कुछ करेंगे तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ कब जाएगा? जब इसका एनर्जी सेम होता। यहाँ तो 2s और यहाँ क्या है? 2p, तो ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तब सारे सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। जैसे 1 लीटर रेड और 2 लीटर व्हाइट मिला दिए, अब वो मिक्स कर दिए, हाइब्रिडाइड कर गया तो 3 लीटर हो गया। अब वहाँ से आप 1 लीटर निकालो या आधा लीटर निकालो, सब जगह पर रेड और व्हाइट का परसेंटेज हमेशा क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सब बराबर हो चुका है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके अनुसार से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। यानी अगले स्टेप में ही आ जाएगा हीलियम। अब देखो तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए?
एस का 1 और पी का कितना 3, तो 1 + 3 4। अब ये चारों का एनर्जी वैल्यू सेम है, इसलिए चारों को एक साथ में लिखेंगे 1 2 3 4। और अब ये ना तो एस रहा और ना ही पी रहा, एस का 1 इन्वॉल्व हुआ और पी के कितने इन्वॉल्व हुए 3, तो अब इन्हें कहा जाएगा sp3। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 and 2 कितना है 4, इन चारों का एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 3 4। अब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। देखो तो सब जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यानी कि मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। पेशेंस रखोगे आप, यानी इस जगह पर अगर हमसे पूछा गया कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब बताओ तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल शेप हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे आएगा ये टेट्राहेड्रल, ये कार्बन के लिए हो गया। और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, देखो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है s, और s का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन के लिए बना देंगे, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी ये एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बन गया CH4। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, मान लिया हम लोग PCl5 लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको, अब बताओ इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, फास्फोरस और क्लोरीन। सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है, पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन, यहां देख लो पहले सराउंडिंग एटम कौन था हाइड्रोजन, तो पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ PCl5 में कॉन्फ़िगरेशन पहले किसका लिखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके ठीक पहले इनर्ट गैस नियॉन, फिर आ जाएगा 3s2 और 3p5, नियॉन का 10 होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, नियॉन 3s और यहाँ पर 3p, 3s2 और 3p5, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यहाँ 5 है 1 2 3 4 5। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, एक क्लोरीन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, पूरे मॉलिक्यूल में कितना क्लोरीन है, तो 1 × 5 कितना हो गया 5, यानी ये क्लोरीन फास्फोरस से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। अब फास्फोरस की बारी, फास्फोरस का 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन 3s2 और 3p3, यहाँ नियॉन 3s 3p 3s2 3p3, 1 2 1 2 3। अब इसके पास में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है 5, तो 5 के लिए अगर इसके इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर दे तो बन जाएगा। अब आगे कहाँ पर जाएगा इसको देखना है थोड़ा सा, फिर याद करो बोर्स एटॉमिक मॉडल और एटम का स्ट्रक्चर, वहाँ पे पढ़े थे कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है S, सेकंड सेल में 2 सब सेल होता है S और P, थर्ड सब सेल में 3 सब सेल होता है, एक S P और D, तो 3S और 3P दिख रहा है, तो इसके बाद में फिर यहाँ पर कौन सा थर्ड में और अवेलेबल होगा 3D, तो D में 5 होता है 2 3 4 एंड 1 5, ये हो गया 3D। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा,
ये तभी शिफ्ट करेगा जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा। तो यहां से यहां तक का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। देखो तो कितना हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, s का 1, p का 3 और d का 1। बता सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? पहले 5 ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 5। बोलो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और d। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp3d। और ये 4 बचा रह गया, इस 4 को अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, जरूरत पड़ने पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन 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 क्लोरीन। यहाँ ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। ये पूरा हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या बता दोगे? sp3d2। शेप बताओ कैसा आएगा? सॉरी d2 बोल दिए, sp3d। शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बनाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। अब सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? p में। और p का शेप कैसा होता है? डंबल। तो यहां डंबल बनाना होगा, यहां डंबल। वहां हाइड्रोजन का s था इसलिए स्फेरिकल बनाए थे, और यहां पर आपको ये डंबल बनाना पड़ा। ये क्लोरीन के लिए है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये 5 क्लोरीन और बीच में सेंटर में आ गया फॉस्फोरस। अब तीसरा वाला सब कुछ अपने आप जो है दिमाग में आने लगेगा कि कैसे क्या होने वाला है। BeF2 इसमें निकालना है। बताओ सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, पहले किसका कन्फिग्रेशन? फ्लोरीन का बताओ एटॉमिक नंबर 9। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 2p5। कन्फिग्रेशन लिखो, सॉरी, हीलियम s के लिए एक बॉक्स और p के लिए 3। यहाँ 2s2 और 2p5, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो कितना? 1 इंटू 2, कितना हो गया? 2। अब बेरिलियम 4, कन्फिग्रेशन लिखेंगे हीलियम 2s2, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम, हीलियम 2s है तो यहाँ 2s2 कर दिए, 1 2। अभी बताओ बेरिलियम के पास में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0, एक भी नहीं है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब उस कंडीशन में 2s और सेकंड में ही और कौन सा ऑर्बिटल है खाली? वैकेंट ऑर्बिटल कहा जाता है p, यहाँ 2p। तो देखो तो कहां तक हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये और ये इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब यहां हीलियम, बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए? 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। और बाकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बचे रह गए? 2। ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं।
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर 1 2 सराउंडिंग एटम कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp आया, शेप इसका कैसा होगा? लीनियर। बनाते हैं, ये लीनियर हो गया। और सराउंडिंग एटम p ऑर्बिटल में है, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये किसका है? बेरिलियम का। एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का डाल दो और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका? फ्लोरीन का। लीनियर को लिखा जाएगा। तो कोई एक जो आपको सिंपल लगे वो ध्यान में रखिए, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, वहां से बाकी ये सब झमेले का कोई ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ एक फार्मूला दिख रहा है आपको, H इज इक्वल टू 1/2 m प्लस भी माइनस सी प्लस ए। इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ध्यान से आप देखोगे। H क्या है? H कहा गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि इनका यूज करके निकालेंगे। M हो गया मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट यानी जिसका वैलेंसी 1 किसका किसका वैलेंसी होगा? देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बाकी हैलोजन, सिर्फ यही होंगे मोनोवैलेंट एटम में, इसके अलावा बाकी और कोई मोनोवैलेंट नहीं होगा। मे भी आप में से दिमाग में आएगा कि सर अल्कली मेटल का भी तो वैलेंसी 1 होता है। बिल्कुल होता है उनका वैलेंसी 1, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हमें M उनको लेना है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें M में सिर्फ हाइड्रोजन और कौन आएगा? हैलोजन, इसके अलावा कोई मोनोवैलेंट नहीं है। ही है सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। C और A, यानी अगर उस स्पेसिस के ऊपर में कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो C का वैल्यू, और नेगेटिव चार्ज है तो वो A का वैल्यू। तो 1/2 m प्लस भी माइनस सी प्लस ए। अब कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं, बोर्ड पर देखना ध्यान से, शॉर्ट करते चले जाएंगे और फिर आराम से निकल जाएगा। जैसे CH4 से ही निकालते हैं। बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4, आउटर मोस्ट एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, तो इसके भी का वैल्यू हो गया 4। M मोनोवैलेंट एटम जो सराउंड कर रहा है, तो देखो तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, और कितना नंबर है? M का वैल्यू 4। बताओ तो इसके ऊपर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो C का वैल्यू 0। कोई निगेटिव चार्ज है, A का वैल्यू 0। अब फार्मूला H इज इक्वल टू 1/2 इंटू M प्लस भी माइनस सी प्लस ए। अब पुट करते हैं 1/2, M का वैल्यू बताओ 4, भी का वैल्यू 4, माइनस 0 प्लस 0, यानी 1/2 इंटू कितना हो गया? 8, यानी 4। और अगर 4 है, देखो यहाँ 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। वही है जो हम लोग पहले अभी पढ़े हैं, उसी अनुसार से। तो इस कंडीशन में इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। दूसरा, जो भी हम लोग निकाले हैं उसी को डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। PCl5, PCl5। बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन? तो पहले इसका लिख लेते हैं, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 285। बताओ भी का वैल्यू? M मोनोवैलेंट, क्लोरीन, क्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? इस जगह पे गलती करोगे, मोनोवैलेंट में आएगा हाइड्रोजन और हेलोजन, तो क्लोरीन चूंकि हेलोजन है तो ये मोनोवैलेंट आएगा, तो 5। बोलो कोई पॉजिटिव चार्ज? C का वैल्यू 0। कोई निगेटिव चार्ज? A का वैल्यू 0। अब फार्मूला H इज इक्वल टू 1/2 इंटू M प्लस भी माइनस सी प्लस ए। 1/2 M का वैल्यू बताओ, भी का वैल्यू माइनस 0 प्लस 0, 1/2 इंटू 10 यानी वैल्यू 5, तो 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया था वहां पर, sp3d। दूसरा देखो, PCl3 अभी लिख रहे थे, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ
बताओ यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। 15 कन्फिग्रेशन 285। बताओ भी का वैल्यू कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू। अब फॉर्मूला H इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम प्लस भी माइनस सी प्लस ए। 1/2 इंटू 8 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। निकाल सकते हैं। अब गलती होने का चांस है अगर नहीं सुने हो गए तब। CO2, बताओ CO2 में सेंट्रल एटम कौन है? देखो वो बोल रहा है O, ठीक है, बैकअप करने आया है। सेंट्रल एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2,4। बताओ भी का वैल्यू, मोनोवैलेंट एटम 0। ऑक्सीजन सराउंडिंग है लेकिन ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। मोनोवैलेंट में सिर्फ कौन आएगा? हाइड्रोजन और हेलोजन। तो यहां मोनोवैलेंट क्या हो गया? 0। पॉजिटिव चार्ज 0, निगेटिव चार्ज 0। अब H इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम प्लस भी माइनस सी प्लस ए। कितना आ जाएगा? 2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अब कुछ चार्ज को लेकर के चलते हैं क्योंकि सी और ए का भी यूज होना चाहिए। जैसे अगर हमें NH4 प्लस का निकालना है, बताओ सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 2,5। ही का वैल्यू, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, सी का वैल्यू 1, एक पॉजिटिव चार्ज है, ए का वैल्यू 0। फॉर्मूला H इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम प्लस भी माइनस सी प्लस ए। देखो यहाँ 1/2 एम का वैल्यू 4 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 0। कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 8, इट मीन्स 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अमोनियम आयन का निकल गया। किसी का भी निकाला जा सकता है। सल्फेट आयन का निकालना है, SO4 2 माइनस का। बताओ सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन 286। बताओ भी का वैल्यू, एम का वैल्यू, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 2। -2 नहीं करोगे, ये तो हो ही गया, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। ए का वैल्यू 2। अब फॉर्मूला H इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम प्लस भी माइनस सी प्लस ए। यहाँ 1/2 मोनोवैलेंट 0, ही का वैल्यू 6 माइनस 0 प्लस 2। 1/2 इंटू 8 कितना? 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। निकल जाएगा। तो देखो तो आसान है कि नहीं? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, बाकी जैसे ही आप यूज करोगे 2 4 5 क्वेश्चन बनाओगे तो ये तो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर रफ में कहीं पर छोटा सा किए, हाइब्रिडाइजेशन टिक लगाया और आगे बढ़ गए। आपको केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट का वीडियो शेयर किए थे, वहाँ पे टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था और आप पलट करके देखना। पहले तो आप नहीं देखे होंगे कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा ये क्या यहाँ पर बताया गया उसके। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। पर इस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है जिसमें परसेंटेज ऑफ ASP एंड D कैरेक्टर पूछा जाता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें केमिस्ट्री बस हाइब्रिडाइजेशन वाला वर्ड ही है, बाकी सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स अभी बताएंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे sp, इसमें देखो दो ही और एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s और दूसरा p। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ s निकालना है, s का कितना परसेंटेज है, तो देखो s का नंबर कितना है? 1 डिवाइडेड बाई टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल। s के 1 ऑर्बिटल और p के 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 1/2 इंटू 100, वैल्यू कितना आ गया? 50%। उसी तरह से अगर परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर निकालना है, p, अब देखो यहाँ p का नंबर कितना है? 1, टोटल कितना हो गया? 2, 1/2 इंटू 100, यह वैल्यू भी कितना आ गया? 50%। दूसरा sp2 में निकालते हैं,
अब देखो परसेंटेज ऑफ एस, एस का नंबर बताओ 1, टोटल नंबर बताओ एस का 1 और पी का 2, तो 1/3 इंटू 100, ये वैल्यू आ गया 33.33%, ये एस कैरेक्टर हो गया। उसी तरह से अगर परसेंटेज ऑफ पी निकालेंगे, देख करके बताओ ध्यान से, पी का नंबर 2, तो 2/3 इंटू 100, तो 66.666, तो इसको हम लोग 66.67% करेंगे। ऐसे भी दोनों जोड़ने के बाद में कितना आना चाहिए था, 100। अब देखो आगे sp3, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताओ नंबर 1/4 इंटू 100, बताओ कितना परसेंट, 25%। ये 4 कैसे आया समझ में आ रहा है, एस का 1 और पी का 3, 4 हो गया। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ये निकालना है, 3/4 इंटू 100, 75%। एक और लास्ट sp3d, इसमें 3 है तो तीनों का परसेंटेज निकलेगा। पहले परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस का नंबर बताओ 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1 3 4 एंड 1 5, 1/5 इंटू 100, 20%। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बताओ, पी का 3/5 इंटू 100, 60%। और परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर ये निकालना है, 1/5 इंटू 100, इट वुड बी इक्वल टू 20%। बोलो sp3d2 आपसे निकल जाएगा। तो 1 मार्क्स का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ एस, जो पूछा जाए। अगर यहाँ हम सब निकालिए, एस पी डी सब निकाल लिए, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर, तो सिर्फ डी के बारे में निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन में एक छोटा सा और पार्ट, उसके बाद आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग उसके स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस तरीका का क्वेश्चन नज़र आता है एग्जामिनेशन वगैरह में। और जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में घर में जाओगे तो देखना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरह का क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, जहाँ पूछा जाए कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कार्बन एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसके लिए कुछ एक कंसेप्ट का जरूरत है, उसको पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। तुम आ जाओ पंकज कुमार, आगे आओ यार। 2 बजे पहुंच जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त में ही यह गप शुरू कर देता है। हम सोचते हैं कि 1.5 घंटा में गप उप कर लेता होगा। आप बैठो, यहाँ बैठो, नज़दीक में बैठो। मैं कभी कभी हम सोचते हैं तो तुम्हारे बारे में फिर तरस आता है कि सोचो ये कितना पढ़ने के लिए आता है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम होता है तो उसी वक्त में कुछ कुछ याद आने लगता है तुमको। हम सोचते थे कि कहीं इशारा से समझ जाओ समझ जाओ, लेकिन इशारा नहीं समझ रहे थे, इसीलिए खोल के आज बताना पड़ा। कार्बन बता सकते हो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4। कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यानी ना तो 4 से कम बॉन्ड होगा और ना ही 4 से ज्यादा होगा। हम लोग सिग्मा और पाई के बारे में बात किए, उसको भी ध्यान में रखोगे। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। यहाँ हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा और पाई कोई भी काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मान ली कि किसी कार्बन एटम में नंबर ऑफ सिग्मा यहाँ लिख रहे हैं और इस जगह पर नंबर ऑफ पाई लिख रहे हैं, सिंपल कंसेप्ट है। मान ली कि अगर किसी के पास में 4 सिग्मा है कार्बन एटम के पास में, तो बताओ उसके पास कितना पाई होगा? फिर से सुनो, कार्बन 4 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, चाहे सिग्मा हो या पाई हो। 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पूछे कि अगर किसी कार्बन के पास में नंबर ऑफ सिग्मा 4 है तो पाई बताओ कितना होगा? 0 होगा। अगर किसी के पास में 3 सिग्मा है तो 1 पाई, और अगर 2 सिग्मा है तो 2 पाई। यही 3 कंडीशन बनता है। अब यहां से हाइब्रिडाइजेशन
ये पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा हो, एक भी पाई बॉन्ड नहीं हो तो sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड हो तो sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। आप हमसे पूछोगे दोनों में से कोई ले सकते हो, आप सिग्मा भी काउंट कर सकते हो, पाई भी, कि सर कौन सा ज़्यादा आसान होगा। सिग्मा हिडन होता है, सिग्मा को लेकर के चलोगे तो पूरे स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेकिन पाई हिडन नहीं होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि पाई को लेकर के चलो। अगर किसी कार्बन एटम के साथ में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 है। कार्बन एटम का नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम है। सिग्मा और पाई आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, आप सबसे पहले पाई बॉन्ड को लिख लो, कहाँ कहाँ पर है। देखो तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड होगा? 2। देखो अभी लिखे हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था तो 2 पाई। बताओ तो यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा? सिग्मा है। यहाँ पाई बॉन्ड होगा? कितना पाई बॉन्ड होगा? 1। यहाँ एक भी पाई नहीं होगा। अब ये पता चल गया। अब इस बॉन्ड के बारे में, ये बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में लगा है, तो इस बॉन्ड को जब इंडिकेट करेंगे तो ये फर्स्ट वाले कार्बन के लिए भी काउंट होगा और सेकंड वाले के लिए भी काउंट होगा। अब हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कि फर्स्ट कार्बन का कौन सा है, सेकंड कार्बन का, थर्ड कार्बन का, फोर्थ कार्बन का और फिफ्थ कार्बन का। देखो फर्स्ट कार्बन को, इस कार्बन के चारों तरफ में देखो, बता सकते हो फर्स्ट कार्बन के साथ में कितना पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो बताओ तो, टेबल आपके सामने है, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकंड कार्बन एटम ये है, इसको भी चारों तरफ में देखो, बताओ कितना पाई बॉन्ड है? 1 और 1 2। एक कैसे दिख रहा है? एक बोला हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, लिखा हुआ भी है, तो ये वाले कार्बन एटम हमने बताया कि ये बॉन्ड इस वाले लेफ्ट साइड के लिए भी होगा और राइट साइड के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों मिल करके बना रहा है। तो इसको भी देखेंगे तो इधर 2 पाई बॉन्ड है, बाकी का सिग्मा बॉन्ड है, यानी इनका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp। थर्ड वाले कार्बन के साथ बताओ कितना पाई? कितना पाई? नहीं है। नहीं, वो तुक्का क्या लगाना है, तो दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लाइट जलाएंगे। और थर्ड कार्बन पे कितना पाई बॉन्ड है? हमने क्या बताया कि चारों तरफ देखोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड में देखो एक बॉन्ड यहाँ है, 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, कितना बॉन्ड हो गया? 4 बॉन्ड। तो इस 4 बॉन्ड में से पाई बॉन्ड कितना है? 1। तो अगर एक पाई बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। फोर्थ कार्बन के साथ देखो कितना पाई बॉन्ड? 1। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। फिफ्थ कार्बन के साथ में कितना? ये सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। आप चाहें तो इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। एक्सपैंड करके लिखने में सारे हाइड्रोजन को फैलाना पड़ता। उसका क्या मतलब? जैसे कार्बन एटम 5 है तो ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5। इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, इसके साथ में भी एक हाइड्रोजन, और इनके साथ में कितना हाइड्रोजन? 3। ऐसे भी देख सकते हो। अब इस वाले कार्बन को अगर देखना है कि कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। देखो तो कितना पाई बॉन्ड इसके साथ? 2। 2 सिग्मा 2 पाई। देखो तो 2 सिग्मा और 2 पाई अगर अवेलेबल है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ। उसी तरह से इस कार्बन एटम को भी देखोगे तो देखो एक सिग्मा सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। इसके साथ में देखिए कितना पाई बॉन्ड है? 1। तो 1 है तो ये इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। यहाँ इसके साथ में कितना पाई बॉन्ड है? 1। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा आएगा? sp2।
बोलो इसके साथ कितना पाई बॉन्ड है? एक भी नहीं। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहां से डायरेक्ट पाई बॉन्ड के अनुसार से भी कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन जैसे यहां पर है उसके बारे में बताते हैं। जैसे ए, हम यहां पर लिखते हैं ए को, कब क्लियर होगा? CH2 डबल बॉन्ड, क्या फिर दिया हुआ है? CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH3। जहां पाई बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड लिख दो। अब हाइब्रिडाइजेशन, अब बताओ तो इस वाले कार्बन के साथ में कितना पाई बॉन्ड है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? बोलो। सिंपल सिंपल, तीन पार्ट है, फिर से सुनो, तीन है। sp, sp2, sp3। ये है क्या sp2 और sp3? sp3 में बताओ कितने ऑर्बिटल्स हो गए? s का एक और p के तीन, तो तीन और एक कितना हो गया? चार, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, s का एक और p का दो हो गया, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। वही बताता है हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ था पिछले क्लास में देखे होंगे वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो इसके साथ एक पाई बॉन्ड आ गया, यानी कि सिग्मा कितना बचा रह गया? 3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है तो एक तो पाई लग गया, तो बाकी कितना है? 3। तो 3 है तो उस कंडीशन में कौन सा आएगा? sp2। यहां देखो, यहां लिखे भी हैं हम लोग, 0 पाई बॉन्ड तब sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड तो sp। वही पार्ट यहां पर पूछ रहे थे आपसे, इस जगह पर 1 पाई बॉन्ड है, तो बताओ, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। इस वाले कार्बन के साथ में कितना है पाई बॉन्ड? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इसके साथ बताओ कितना पाई बॉन्ड? कितना पाई बॉन्ड? 0। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? इसके साथ निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने सोल्व कर दिया, सेकंड आप सोल्व करोगे, लेकिन उसके पहले ये वाला पार्ट आप नोट कर लो। क्या क्या नोट करोगे? जो ये वाला पार्ट तो आपका नोट किया हुआ है, मर्जी होगा तो लिखना, ठीक है। इसको लिख लो और ये एक एग्जाम्पल में लिख, CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताओ इस CH3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2, इसका sp, क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड है यहां पर, इसका आगे समझ में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और अभी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए हैं। आज ही घर में जाकर के एनसीईआरटी पार्ट 2 निकालो, और ऑर्गेनिक वाले में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा जो आप सोल्व कर सकते हैं। एक कहेगा सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कार्बन का 4 बॉन्ड बनाएगा, उसको लेकर के चलना होगा। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन का सिग्मा और पाई बॉन्ड के समय में बताए थे, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन में। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सारे कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इट मीन्स इट हैज 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड ये हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब बताओ तो ये वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऑल कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सभी एक एक पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जितने भी कार्बन एटम हैं उन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो इसको भी देखो ना, एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है, 4 बॉन्ड में 1 2 3 सिग्मा एंड 1 4 पाई बॉन्ड से बना था आप लोगों से। तो देखिए जिन लोगों का नहीं बना है वो जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़। Thanks for watching this video.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।